गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 26 को सॉल्व करेंगे, जो 2 सितंबर 2020 के लिए है। और सबसे पहले इसमें साइंस का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसको पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में साइंस और हिंदी को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है, सबसे ऊपर आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब हम आज के इस टॉपिक में जो आपका चैप्टर था जैव प्रक्रम, उसमें पढ़ेंगे मानव श्वसन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मानव श्वसन तंत्र क्या है। यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। यानी हमारी श्वसन तंत्र जो पूरा है, श्वसन तंत्र का आप देखेंगे ये पूरा चित्र है। आपको ये चित्र भी अपनी नोटबुक में बनाना है, तो आप इस चित्र को भी ध्यान से देखेंगे। ये चित्र है और ये जो प्रणाली है ये हमारी शरीर की जो ऊर्जा ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन को फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यानी ये दो गैसों का आदान प्रदान करता है। अब श्वसन तंत्र के अंग और उनके कार्य क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। तो पहला अंग है नाक, यानी जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो श्वसन की शुरुआत होती है वो हमारे नासिका से होती है, नाक से, क्योंकि हम सांस नाक से ही लेते हैं। तो बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है, जैसे कि आप अपने नाक को देखेंगे एक जोड़ा होता है। छोटे बालों के रोम नासिका के आंतरिक भाग में ढकते हैं। हमारे नाक के अंदर आप देखे होंगे छोटे छोटे रोम होते हैं और बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी बाहरी रोगाणु होते हैं ये यहीं पे इनको ये रोक लेते हैं और सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। ये किसका काम है? नाक का। और नाक के अंदर जो पाने वाले रोम नासिका के अंदर पाए जाते हैं उनका ये पूरा कार्य हो गया। तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला है स्वर यंत्र, यानी नासिका के बाद हमारे जो गले तक की जो हवा आती है तो उसके लिए है। इसे एडम एप्पल या वायस बॉक्स भी कहा जाता है। एडम वायस या वायस बॉक्स भी कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जो खाद्य पदार्थों को निगलने के दौरान उठता या गिरता है, यानी ये वाला हिस्सा इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका स्वर यंत्र हो गया। अब ग्रसनी क्या है? तो आइए ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रसनी नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता है। यानी जो देखिए यहाँ पे ग्रसनी लिखा गया है, यानी कि जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो भी और हवा दोनों इसी जो ग्रसनी है नली है इसी के द्वारा अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह खाद्य कणों को वायु नलियों में प्रवेश होने से रोकने का कार्य करता है। उपकंठ एक लोचदार उपस्थि है जो स्वरयंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करता है। यानी जो उपकंठ है ये क्या, इसका काम क्या है? जो हमारी स्वर यंत्र है और अन्न की नली है, यानी खाना और जिससे हमारा स्वर उत्पन्न होता है, दोनों के बीच स्विच का कार्य करता है। यानी कि जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं वैसे इसका कार्य है। अगला हम श्वास नली क्या है? तो श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक जाता है। वायु नली की दीवार सी आकार की उपास्थ में बनी होती है और इसे पिचकने से बचाती है। तो आपके पास जो किताब है साइंस की उसमें भी आप देखेंगे तो आपको ये चित्र बहुत अच्छे से दिखेगा कि आपकी जो है श्वसन तंत्र में कौन कौन सी अंग हैं और उनके क्या कार्य हैं, और श्वास नली कहाँ है, कहाँ पे कूपिका है, कहाँ पे श्वसनी है, कहाँ पे ग्रसनी है, आपको दिखाई पड़ेगा। आगे ये देखिए, ये पूरी श्वास नली है, श्वास नली। अगला है श्वसनी। तो श्वास नली स्वरयंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक जाता है। वायु नली की आकार सी की उपास्थि में बनी होती है और इसे पिचकने में बचाती है। श्वसनी क्या है? श्वास नली दो नलिकाओं में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनी कहा जाता है, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती हैं। श्वसनी द्वितीय एवं तृतीयक श्रेणी और बाद में श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, जो आगे कूपिकाओं में विभाजित होती है। अब देखिए श्वसनी, ये श्वसनी है, यानी यहाँ से आपकी जो श्वास नली है वो दो भागों में
चूँकि आपके जो फेफड़े के दो हिस्से हैं, श्वास नली दो भागों में विभाजित हो गई और ये धीरे धीरे अन्य तृतीयक श्रेणियों में विभाजित हो जाती हैं और आगे कूपिकाओं में विभाजित हो जाती है। कूपिका यानी ये देखिए, ये पूरा कूपिकाएँ हैं, यानी जो श्वसनियाँ हैं, और इनमें जो कूपिका यानी गुब्बारे के आकार के सबसे अंत में जो आकृति होती है उसे कूपिका कहते हैं। तो ये फूलती और पिचकती रहती है, यही हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करती है। यानी हम सांस लेते हैं तो फूलेगी और सांस जब छोड़ते हैं तो पिचक जाती है। कूपिका, कूपिका का कार्य क्या है? कूपिका पतली दीवार और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म संरचना है जो वायु से भरी रहती है। यानी ये वो बताया गया है, जो कोपिका हमने अभी दिखाया तो उसके बारे में बताया गया है, वो एक ऐसी संरचना है एकल सेल से बनी। एकल सेल मतलब सेल क्या बोलते हैं, कोशिका से बनी होती है और ये वायु से भरी होती है, यानी इसमें वायु का आदान प्रदान होता है। फेफड़े ये सबसे श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य केंद्र यही है। ये छाती की वक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान में शामिल है। बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़े काफ़ी बड़ा और भारी होता है। अब देखिए फेफड़ा आपका बायां और दायां फेफड़ा तो बताया गया है दो, ये इसके दो पार्ट हैं और कैसे जो है ये वायु का आदान प्रदान करते हैं और यहीं पे जो है रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आगे जब आपके प्रश्न होंगे तो आपको इन्हीं को पढ़ के जो हमने पढ़ा है आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। इसके अलावा सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं ये अंतर दिया गया है, तो इसको आप पढ़िए। ये वक्षीय गुहा फैलती है, सिकुड़ती है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अब आगे हम देखते हैं अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये कूपिका के कार्य क्या हैं, तो आपने कूपिका के बारे में पढ़ा। इसका कार्य क्या है कि जो फेफड़े में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो कूपिका के द्वारा ही होता है। तो ये इसके कार्य होते हैं, यानी क्या, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, इसे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है, तो गैसीय विनिमय कहाँ पे होता है, फेफड़े में। किसमें, फेफड़े में गैसीय विनिमय होता है। अब अगला है सांस लेते और सांस छोड़ते के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये पूरा उत्तर लिखना है, यानी कैसे आपकी सांस लेते समय वक्षीय गुहा फैल जाती है और सांस छोड़ते समय सिकुड़ जाती है, पसलियाँ ऊपर उठती हैं, पसलियाँ नीचे गिरती हैं, डायफ्राम आकार के सपाट में हो जाता है, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। ये सारी चीज़ें लिखनी है। मानव श्वास प्रणाली का एक चित्र बनाइए। तो आपको ये जो चित्र दिया गया है, अगर यहाँ साफ नहीं है तो आप अपनी किताब जो है वहाँ से लेकर के ये पूरा चित्र आपको बनाना है और इसे अपने नोटबुक में लिखना है। और इसके आगे सांस लेते और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकता है। आपको ये जैसे ने आओ करके सीखें उस तरह का प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न को पढ़ के इसमें क्या आपने सांस ली और सांस छोड़ी तो उसके दौरान आपने क्या क्या परिवर्तन महसूस किए, आपको अपने अंदर क्या क्या, उदर की गति को ध्यान से देखिए, उदर यानी पेट की गति को ध्यान से देखना है और उस चीज़ को आपको लिखना है। तो ये आपके आज का विज्ञान की जो वर्कशीट है उसे हमने सॉल्व किया है। इसके बाद चलते हैं हम अगली जो वर्कशीट हमारी है हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। ये इसमें आपकी हिंदी की एक कविता है परशुराम लक्ष्मण संवाद, उससे लिया गया है। इसमें ये पूरी कविता है, पहली लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ और इसको फिर इसका भावार्थ एक बार समझा देता हूँ। तो क्या है, तुम तो कालू हाँक जन उलावा, बार बार मुहि लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धर्यव घन घोरा, धर्यव कर घोरा।
अब इसमें ऋषि जो परशुराम ऋषि हैं, भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ दिया था उसके बाद उसी धनुष तोड़ने पे उनको काफ़ी क्रोधित, जब पता चला क्रोधित हुए और वो आके जनक की सभा में काफ़ी क्रोधित हो गए और ललकारने लगे, जिसने इस धनुष को तोड़ा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो उसी पे लक्ष्मण से और उनका संवाद होता है और उसी को यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। तो अब इसका पूरा भावार्थ यहाँ पे नीचे दिया गया है। जैसे कि पहली लाइन क्या है, तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोह लागे बुलावा। अब यहाँ देखा पूरा भावार्थ देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि हाँक मतलब ये जो बालक है ये मेरे से इतनी ज़्यादा वार्तालाप कर रहा है, मेरे बदतमीजी कर रहा है, जैसे अपने काल को यानी अपने मृत्यु को ये खुद अपने पास हाँक हाँक के बुला रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, और इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके वो अपनी सुधारी परस मतलब अपना जो फरसा है, परशुराम अपने फरसा को मजबूती से हाथ में लेकर के और उनको डराने का प्रयास करते हैं। अब जनि देई दोष मोहिलागु, कटुवादी बालक वध जोगु। कहते हैं कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि ये कटुवादी यानी जो कठोर वचन बोलने वाला है जो बालक है ये बध जोगु, बध मतलब मृत्यु, ये मृत्यु के योग्य ही है, मैं इसे अब छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे ही इसका पूरा, इसको पढ़ के इसका पूरा यहाँ पे सारांश भावार्थ दिया गया है। और इस ये भावार्थ क्या है कि आप तो मानो काल को हाँक कर लगातार बार बार उसको मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को हाथ में ले लिया और बोले, यह बालक क्या है, मृत्यु के योग है, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। जब उन्होंने विश्वामित्र जी से ये मृत्यु के लिए बात की तो विश्वामित्र ने क्या कहा, कौशिक यानी विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है कि कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण घन ही न साधु। तो कौशिक विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनि, हे साधु, यानी जो साधु जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, आप इस बालक को, हे ऋषि आप इस बालक को क्षमा करिए, क्योंकि जो ऋषि लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं, यानी उनके लिए बालक होता है, उसके गुण दोष को क्षमा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे यही बात कही गई है। आगे परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और या गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर तो मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो मैं विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम में नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से पूर्ण हो जाता। तो वो फिर से धमकी देते हैं कि हे विश्वामित्र, जो तुम ये मुझे माफ़ करने के लिए कह रहे हो, ये केवल तुम्हारे प्रेम के कारण कह रहा हूँ, अन्यथा यह जो बालक है यह तो बहुत ही बड़ा अपराध कर चुका है, ये कठोर वाणी से मुझे दुखी कर रहा है और मैं जल्दी ही इसका वध कर देता। तो ये इसकी पूरी ये कहानी है। आगे फिर वो चूँकि परशुराम को लग रहा है कि वही एक सबसे महान व्यक्ति हैं जो इन बच्चों को परास्त कर देंगे, उस बात को सुनकर के विश्वामित्र भी हंसते हैं अंदर ही अंदर, और वो कह रहे हैं कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी हरा हरा मतलब उनको लग रहा है कि वही यहाँ पे एक बलवान है, बाकी सब कायर हैं। अर्थात उन्होंने एक बार क्षत्रियों को पूरी धरती विहीन कर दी, क्षत्रिय विहीन, तो उस चीज़ को लेकर के उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अहंकार हो चुका है कि वह वो उन ऐसा ही इन बालकों को भी क्षत्रिय समझ रहे हैं कि जल्दी मार देंगे। पर विश्वामित्र चूँकि वो उनके गुरु हैं और उन्हें पता है कि ये राम और लक्ष्मण ने कितने राक्षसों का संहार किया है, कितने बड़े बड़े लोगों को परास्त किया है, तो वही वो अपने मन ही मन कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं यह फौलाद की बनी हुई खाण है, खाण यानी गुड़, ना कि रस की। तो कहते हैं कि ये नॉर्मल ये सामान्य छतरी नहीं है, यह फौलाद की बनी है। फौलाद कहने का मतलब यहाँ ये है कि सामान्य गुड़ हम मुंह में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है, लेकिन जो फौलाद यानी पत्थर या जो क्या बोलते हैं कठोर चीज़ें होती हैं वो पिघलती नहीं है। तो वही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। और वो कहते हैं खेद है मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं और उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो ये बात है। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थ के लिए
पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। तो आपको ये आपके लिए शब्द हैं कठोर, लोग, मारे जाने योग्य, विश्वामित्र, क्षमा, गिनना, दया रहित, लोहे फौलाद की बनी हुई और गन्ने से बनी हुई। तो इसके लिए एक एक करके हम देखते हैं जल्दी जल्दी। कठोर को देखिए, कठोरा है, लोग के लिए लोगू है, मारे जाने के लिए बद्धयोगु, विश्वामित्र के लिए कौशिक, क्षमा के लिए यहाँ पे क्षमीय जो शब्द है, गिनना के लिए गणहि, दया रहित के लिए यहीं पे एक शब्द था अकरुण, दया रहित के लिए अकरुण है, लोहे फौलाद से बनी हुई के लिए आपका अमय खाड़ और गन्ने की बनी हुई ऊखमय। तो ये आपके ये सारे जो शब्द हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या कहा? पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो उन्होंने क्या कहा पद्यांश से पढ़कर, ये देखिए। बाल, ये यहाँ से आपको ये लिख लीजिए, या तो यहाँ पे इसका जो उन्होंने परशुराम जी बोले ये जो चीज़ है ये पूरी लाइन यहाँ से उठा के और यहाँ ऋण तक आपको लिखना है। अगला आंसर आपका, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे? तो विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे, यहाँ से आपको ये यहाँ तक का उत्तर लिखना है। अगला, दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपके विचार जो भी हैं दूसरे को कम क्यों नहीं आंकना चाहिए? तो आपके जैसे हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके लगभग समान, क्योंकि दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। मतलब ये है कि हमें केवल जब हम दूसरों को कम आंकते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने को ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं या हमारे अंदर अहंकार बैठ जाता है, और उससे क्या होता है, हम दूसरे की क्षमता को जब कम आंकते हैं तो बाद में कभी कभी हम ये कमज़ोरी पाल लेते हैं कि हम इसको हरा देंगे या हम इसको मार देंगे, इससे जीत जाएंगे, और उसका गलत हमारे लिए प्रयोग वो हमारे लिए गलत होता है। क्योंकि जो कमज़ोर व्यक्ति भी है वो भी कई मामलों में, कई चीज़ों में हमसे सशक्त होता है, मजबूत होता है। इसीलिए हमेशा जो बुद्धिमान लोग हैं वो किसी को कम नहीं आंकते हैं, किसी को कमज़ोर नहीं समझते हैं, और हमेशा अपने से जो उनका जो विरोधी है उसको बलवान मान के अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसी घटना याद करिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। तो आपके जीवन में कई बार, हमारे सबके जीवन में होता है, हम गलत नहीं होते उसके खिलाफ, उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ गलत होता है या अन्याय होता है, तो आप उसको लिखिए। इसके अलावा आपका जो ये है संज्ञाम, सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है। जैसे मेहनती बालक, तो बालक क्या है और मेहनती क्या है। ऐसे मीठा आम, मीठा क्या है और आम क्या है। तो आम जैसे नाम है तो ये हो गया संज्ञा, मीठा क्या हो गया विशेषण। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पद्यांश से 4 ऐसे विशेषण ढूंढकर निकालने, पद्यांश के भावार्थ से। अब भावार्थ में आइए, देखिए कई सारे विशेषण में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है कठोर वचन। कठोर वचन हो गया, यानी वचन क्या है और कठोर, वचन की विशेषता क्या बतला रहा, कठोर। तो कठोर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही तीखी धार, तो तीखी मतलब तेज, तो धार की विशेषता क्या है, तीखी, तो ये विशेषण हो गया। दया रहित, ये भी विशेषण है। क्रोधी, ये भी विशेषण है। तो ये 4 विशेषण हो गए। और भी कई सारे विशेषण हैं, आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमको 4 ही ढूंढना था, तो 4 ही आपने लिख लेंगे। और इस सारे को जो हमने बताया इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। यहीं पे आज की आपकी ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।